इतिहास में लिखा है कि रावण का अंत भी तभी हुआ जब उसे अहंकार हुआ। यहाँ पर तो हम सिर्फ नीति की बात कर रहे हैं। क्या है कि सीरियल परिणीति में नीति को घमंड हो गया है कि मुझसे ज्यादा तो और कोई अच्छा है ही नहीं, बिजनेस में मुझसे ज्यादा सक्सीड तो और कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन अभी फिलहाल उनके सामने आ गई है प्रीत की झलक। यस, अब उनको तो लग रहा है कि ये परी ही है। उनको क्या पता कि ये प्रीत है परी की बेटी। अब बाकी की कहानी हम बता देंगे, तो आप क्या देखेंगे? कभी कभी किसी का घमंड मिनटों में ही टूट जाता है, जिसका जीता जाता एग्जाम्पल हमें नीति के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। जो नीति अपनी जीत की खुशी मना रही थी, जिस नीति को चंडीगढ़ की मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन का अवार्ड मिला है, उस नीति के चेहरे की रंगत एक पल में गायब हो गई। और ये किसी और की वजह से नहीं, बल्कि प्रीत के वजह से हुआ है। वो बात अलग है कि नीति ये नहीं जानती कि ये परी नहीं बल्कि उसकी बेटी प्रीत है। सबसे बड़ा झटका लगा है 20 साल बाद अपनी लाइफ में उसको परी जैसा कोई दिखा। शी इज़ नॉट श्योर इफ शी वॉज परी, बट जब नीति स्पीच दे रही होती है तो एकदम से कोई दिखता है उसे जो कि परी जैसा है और वो उसे क्रॉस करके जाता है। एंड नीति ऐसा थोड़ी सी सकपका जाती है कि क्या ये परी थी? नहीं, परी कैसे हो सकती है? परी तो मर चुकी है, परी तो जिंदा हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। और थोड़ी सी घबरा गई है, थोड़ा सा उसको अजीब लग रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, शायद मैंने परी को देखा या नहीं, और उसमें वो डिलेमा में है। अब 20 साल बाद कोई दिखाई देगा तो ऐसा होना तो लाजमी है ना। और फिर अपनी दुश्मनी को छोड़ छाड़ कर, अपनी ट्रॉफी की खुशी को त्याग कर नीति निकल पड़ी है परी जैसी दिखने वाली लड़की को ढूंढने। अब परी तो नहीं मिली, लेकिन देखिए यहाँ एंट्री हुई है उनकी बेटी यानी कि निशा की, जिन्होंने भी आज उपलब्धि हासिल की है और वो चाहती हैं कि वो इसका जश्न अपनी माँ के साथ मनाए। मगर सुनिए आखिर निशा क्या कह रही हैं। पार्टी तो ये हम मेरा फैशन शो और उनका जो अवार्ड फंक्शन होता है वो एक ही प्लेस पे होता है, तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि हम दोनों मिलेंगे ऐसे मेरे शो के बाद। सो ऐसे ही जब मेरा शो ख़त्म हो जाता है मैं मॉम के पास जाती हूँ उनसे मिलने, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने कि उन्हें वो अवार्ड मिला है। सो या निशा जो है वो रैम्प शो इन सब में है, सो ऑब्वियसली उसके कॉलेज में होता है रैम्प शो, वो जीत जाती है। एंड उनके कॉलेज में कंपटीशन भी होता है रोज़ क्वीन करके, वो भी ऑब्वियसली निशा ही जीतती है। सो इसलिए निशा को इतने सारे रोज़ मिले बिकॉज वो जीत गई है। अब यहाँ आदित्य की दादी माँ यानी कि सुषमा कश्यप को नॉमिनेट किया गया है और सुषमा इसका सारा क्रेडिट अपने ग्रैंडसन यानी कि आदित्य को देना चाहती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आदित्य के बिना उनका कोई भी कार्य पूरी तरह से नहीं हो सकता था। खैर यहाँ पर निशा और आदित्य के तार जुड़ने वाले हैं, क्योंकि प्रोमो में आप देखेंगे कि कैसे आदित्य निशा की जान बचाता है कॉलेज पार्टी में, और कहीं ना कहीं इनके तार प्रीत से भी जुड़ने वाले हैं। अब कहानी आगे कौन सा नया मोड़ लेती है ये तो देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब नीति को लग गया है डर कि कहीं परी वापस तो नहीं आ गई। वेल जो भी होगा नीति, हम जानते हैं कि आप एक बार फिर साजिशों का खेल खेलना शुरू कर देंगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
बेटा अपनी माँ से कितनी नफरत करता है। इतनी नफरत तो कोई किसी दुश्मन से भी नहीं करता है। फिर शिवांश, आप तो अपनी माँ के बेटे हैं। कोई भी माँ बुरी नहीं होती है, उसे हालात बुरा बनने पर मजबूर करते हैं, या फिर घर में कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जो बच्चों को माँ के खिलाफ भड़काता है। बुआ, माँ के साथ कुछ गलत मत करना। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करूँगा। मार्क माय वर्ड्स। अब बताओ, क्या कहा तुमने बुआ माँ से? हम जानते हैं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसे आप बुआ माँ कहते हैं। उन्हीं का ये सब किया धरा है। आपकी माँ के बारे में बुआ माँ ने बहुत कुछ गलत भी बताया है आपको। उसी की वजह से आपकी माँ आपकी नजरों में खलनायिका बन गई है। आप बस मुझे उस इंसान का नाम बताओ। And I swear, मैं सच बोलूंगा नहीं। मेरे मन में शक है कि शिवांश के लिए आपके इरादे कुछ सही नहीं। आप अपनी बातें घुमा फिरा के शिवांश से मनवा ही लेते हैं। मेरा बेटा, प्रार्थना देख रही है मेरे बेटे को, कितना प्यार करता है मुझसे। किसी ने मेरा दिल दुखा दिया ना, तो मेरा ये बेटा उसे बख्शेगा नहीं। है बदले की आग में आप इस कदर जल रही हैं कि सामने अगर आपकी माँ आ जाए तो आप उससे बुरा भला कहने से बिल्कुल नहीं झिझकते। अब आपने कसम खा ली है रौनक और उसकी माँ को बर्बाद करने की। लेकिन रुकिए जरा, क्योंकि बीच में प्रार्थना है और प्रार्थना का प्यार आपको बदल देगा, ये हम जानते हैं। बुआ माँ, आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? क्या हुआ? आप इतनी इमोशनल क्यों हैं? बुआ माँ, अगर आपको तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ होती है। अगर आपको फर्क पड़ता है तो मुझे फर्क पड़ता है। और अगर आप खाना नहीं खाओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर किसी बात से आपका दिल दुख जाए तो आप खाना खाने से मना करते हैं। बुआ माँ, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आई मीन इट। बुआ माँ, कुछ तो बोलिए, आप चुप क्यों हैं? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? बुआ माँ, आप जानते हो, कहने को आप मेरी बुआ माँ हो, लेकिन मैं आपको अपनी माँ मानता हूँ। हाँ, आपने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन आप मेरी माँ हो और मैं आपका बेटा हूँ। इसीलिए अब हमें लगता है कि धीरे धीरे आप बदल जाएंगे, वो भी प्रार्थना की वजह से। और आप भी जानते हैं कि आपके दिल में प्रार्थना के लिए अब एक अलग जगह बन गई है। क्यों, हम सही कह रही हैं ना? मुंबई से कैमरामैन आतिश कामड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मन्नत की लाइफ में प्यार का इजहार तो हुआ नहीं, मन्नत और विक्रांत के दिल तो मिले नहीं, लेकिन मन्नत का हार्ट ब्रेक जरूर हो गया है। उनका दिल टूट गया है और अभी वो फिलहाल घर छोड़कर जाने की तैयारी कर चुकी हैं। लेकिन जाने से पहले उन्होंने लिखा है एक लेटर। अब ये लेटर पढ़कर विक्रांत पर क्या असर पड़ा है, जरा देखिए। चली गई। मैंने उसे कमरे से बाहर जाने को कहा था, उसने लिखा है शादी मुबारक हो। I can't। ये नाटक में नहीं कर सकता। I'm sorry मोहित, मुझे ना मन्नत का दिल टूट गया है और वो अब विक्रांत का घर छोड़कर बहुत दूर चली गई है, ऐसा उसने एक चिट्ठी में लिखा है। विक्रांत ने जब मन्नत का खत पढ़ा तो वो एकदम से हक्का बक्का रह गया। उसका दिल जैसे चकनाचूर हो गया।
अब जिस मन्नत के लिए उसने मलिका के साथ नकली शादी का ड्रामा किया, वही मन्नत उसे छोड़कर चली गई है तो उसे सदमा तो लगेगा। विक्रांत को अपनी झूठी शादी का ड्रामा बहुत महंगा पड़ गया। नहीं, you know what? नहीं, I can't do this. I can't do this. नहीं यार, ये नाटक में नहीं कर सकता। I'm sorry मलिका, मुझे ना। विक्रांत, that's okay. No, it's not. It's not. How is it okay? जिसके लिए मैं ये सब करा तो वो छोड़ के चली गई है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसी बात क्या हो गई कि मन्नत को घर छोड़कर जाना पड़ा। तो चलिए आपको बताते हैं कि हुआ क्या था। दरअसल विक्रांत की मां ने मन्नत से कहा कि तुम घर में कुछ मीठा बनाओ। विक्रांत की मां को आम से एलर्जी है, लेकिन उन्होंने मन्नत से झूठ कह दिया। मन्नत को विक्रांत की मां ने कहा कि उन्हें स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है, इसीलिए जब वो मीठा बनाए तो उसमें स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल ना करे। आम का सीजन है, वो मीठे में आम डाले। मन्नत ने वैसा ही किया। खाने के साथ में कुछ मीठा भी बनना है, स्ट्रॉबेरी मत डालना, मुझे एलर्जी है। आम का सीजन है ना, आम ही डाल देना। ये साजिश तो मन्नत को घर से बाहर निकालने के लिए कर रही हूँ फिर से, क्योंकि मुझे ये पता चल जाता है कि विक्रांत और मल्ला जो शादी का ये सब चल रहा है माहौल, वो सब फेक है। उन दोनों की बातचीत मैं सुन लेती हूँ कि वो बोल रहे हैं कि हम लोग तो ये नाटक कर रहे हैं। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि ये सब कुछ मन्नत की वजह से ही हो रहा है, तो मुझे फिर उसे घर से बाहर निकालना है। तो एक और चाल चल रही हूँ मैं कि बेसिकली स्ट्रॉबेरी तो पसंद है मुझे और मैंगो से एलर्जी है, तो मैं उल्टा बोल देती हूँ कि मुझे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है, तो जो भी मीठा बनेगा घर में उसमें मैंगो डालना। अब जब विक्रांत की मां ने मीठा खाया तो उन्हें एलर्जी हो गई। विक्रांत मन्नत पर भड़क गया। फिर क्या, मन्नत घर छोड़कर चली गई। मन्नत ने बार बार कहा कि जैसा नीतू मैम ने कहा था मैंने वैसा ही किया, लेकिन बात जब परिवार की आती है तो विक्रांत नहीं सुनता है मन्नत की, इसीलिए मन्नत घर छोड़कर चली गई है। अब जब मलिका के सामने विक्रांत ने कहा कि वो अभी सबको बता देगा कि ये शादी झूठ मूठ की है, मल्ला ने रोक लिया विक्रांत को कि आज नहीं, कल सबको सच बता देंगे। मैं अभी जाके सबको बता दूंगा कि ये सब नाटक था, it was all a lie। विक्रांत, listen, मलिका प्लीज, मलिका नहीं। मेरी बात तो सुनो विक्रांत, वो जितना कुछ भी हो रहा था वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, वो जाना चाहती थी और गुस्से में तुमने उसको बहाना दे दिया जाने का। अभी घर वालों को बताने से पहले हमें मन्नत को ढूंढना होगा, उसे ढूंढना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मन्नत गुस्से में आके एक लेटर छोड़ के चली जाती है और जिसमें लिखा होता है मैं जा रही हूँ, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, सो आपको शादी मुबारक। तो विक्रांत जाता है, वो लेटर पढ़ता है और मैं पहुँचती हूँ, एंड आई आस्क हिम क्या हुआ, सो इट्स लाइक मन्नत छोड़ के चली गई, घर छोड़, एंड आई एम लाइक ओके, आई एम सो हैप्पी, बट मन में लड्डू फूटे। पर मैं गुस्से में उसे बोल देती हूँ कि यू नो तेरी वजह से हुआ है, तूने गुस्सा किया तो तूने बहाना दे दिया और वो चली गई। देन आई रियलाइज ओ शिट, मैंने ये क्या कर दिया, अब तो ये जाके उसको रोकेगा, ढूंढेगा। कभी कभी मलिका थोड़ी जोश में होश खो देती है, बट देन उसको संभालने की पूरी कोशिश करती है। अब उम्मीद करते हैं कि उस कल से पहले विक्रांत को मन्नत मिल जाए, ताकि हमेशा की तरह एक बार फिर से विक्रांत मन्नत से माफी मांग ले। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जब मंगल जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहती हैं, तब सौम्या की कोई एक साजिश सब चीज़ों पर पानी फेर देती है। अब जैसे कि यहाँ पर वो तो मदद करना चाहती हैं पापा जी की कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, कहीं ना कहीं वो इस बीमारी से आगे बढ़ें और खुद से चीज़ें करना सीखें। लेकिन सौम्या जो हैं वो कैसे मंगल को ये काम करने देंगी, वो तो बीच में आएंगी ही आएंगी। आप जाइए अंदर, हम बाहर ही हैं। आप मंगल के सिर्फ बॉस हैं, फिर ये नया रिश्ता क्या जोड़ने चले? बस कीजिए आप, मुझे अपनी जिंदगी जीने के लिए किसी साथी की जरूरत नहीं। अब
देखिए मंगल कुछ अच्छा करे तो प्रॉब्लम, ना करे तो प्रॉब्लम। उसने तो सोचा था कि वो अपने ससुर जी की मदद करेगी ताकि वो ठीक हो सके, अपना काम फिर से दोबारा अपने आप कर सके, मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया है। अब देखिए ना, बात दरअसल ऐसी है कि मंगल ने ये सजेशन दिया था कि पापा को खुद से अपने काम करने चाहिए और इसकी शुरुआत उसने की थी बाथरूम में गर्म पानी गर्म करने से। अब यहाँ मंगल ने सब कुछ ठीक से कर दिया था, बस ससुर जी को जाकर खुद से स्नान करना था, मगर वो तो फंस गए हैं बाथरूम के अंदर। क्या हुआ? क्या हुआ? सुनील जी अंदर है, उनकी आवाज आई, अभी वो दरवाजा नहीं खोल रहे, हम कब से दरवाजा ठोक रहे हैं पर दरवाजा नहीं खोल रहे। देखो ना बेटा। पापा दरवाजा खोलिए, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? अब पता नहीं, सारा प्लान तो इन्हीं का था कि पापा को अकेले भेजते हैं, पानी गरम गरम करके रखा था और पापा को जला दिया इतनी बुरी तरह, बहुत बुरी तरह, और बहुत बुरा लगा मुझे। मैं वहाँ से लेकर आता हूँ और फिर बहुत सुनाता हूँ इनको कि प्लीज़ अपनी एक्सपेरिमेंट्स करना बंद कीजिए। मंगल जी देखिए, आदित्य जी तो इसमें एकदम जेन्युइन है और कंसर्न है अपने फादर को लेकर, बिल्कुल सही है, मगर मंगल का ये कहना है कि मैंने पानी अच्छे से चेक किया था, ल्यूक वार्म था पानी, इतना गर्म कैसे हो गया कि पापा जल गए। और मंगल की इंटेंशन सिर्फ यही थी कि पापा और ज़्यादा रिएक्ट करें, अपने काम धीरे धीरे कुछ कुछ करना शुरू करेंगे तो जिम्मेदारी जो हम अपने बच्चों को भी होता है कि हम जिम्मेदारी देते हैं ताकि वो उनको एक चैलेंज मिले और वो कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंट फील करें। तो वही कि पापा धीरे धीरे अपने आप को कुछ करते हुए देखेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा दैट ही कैन डू इट। अरे सौम्या, कभी तो आप बाज आ जाइए। माना कि आप अपनी गलती को छुपाना चाहती हैं, मगर किसी के साथ इतना बुरा भी नहीं करना चाहिए कि आप बार बार उनकी जान लेने की कोशिश करें। अब फिलहाल आपने तो अपना काम बड़े ही चालाकी से किया, मगर यहाँ पर एक बार फिर ब्लेम लगा मंगल पर, और इस ब्लेम को कोई और नहीं बल्कि आदित्य ही लगा रही है। मगर देखिए ना, कहानी में आ गया एक और ट्विस्ट, क्योंकि अब मंगल का साथ देने आ गए हैं कपिल, और ये बात आदित्य को बिल्कुल हजम नहीं हुई। क्यों, है कि नहीं आदित्य? अपनी निजी जिंदगी को अपने काम से अलग रखा। ऐसा आपने कहा, मंगल मेरी पत्नी, मेरे बच्चों की माँ है। जब आप अपनी जिंदगी में सौम्या जी के साथ आगे बढ़ सकते हैं तो मंगल जी आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? बचपन में गेम था डॉग इन द बोन, ये हड्डी, हम तो लड़ाई कर रहे हैं। मगर ये हड्डी दिमाग वाली है, ये दोनों को से बड़ा मजा आता था। मुझसे पूछती थी कितना अच्छा लगता है ना तुम्हें, दो औरतें तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, अब तुम्हें कैसा लगता है बताओ? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे, स्पेशली जब मंगल और सौम्या वाज इन सेम ब्राइडल अटायर ना, तब तो मैं बोल रही थी कि आपको बड़ा मजा आ रहा होगा, दोनों एक ही अटायर में सुंदर सुंदर ब्राइड्स थे। वैसे मंगल ने ये बात साफ कर दी है कि उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। उसने आदित्य को खरी खोटी तो सुनाई ही, मगर कपिल को भी साफ कर दिया कि उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। जब हम शादीशुदा थे तब तो आपने कभी मुझे सम्मान नहीं दिया, और आप जब पत्नी नहीं तो किस हक से अधिकार जता रहे हैं? आपका शुक्रिया, मेरी जिंदगी के फैसले अब मैं मंगल माँ है, माँ को सिर्फ बच्चे दिखाई देते हैं, ईशाना और अक्षर, बाकी ये लोग दिखाई नहीं देते। मत जाना, ये बच्चे हमने अब क्या कहता हूँ, तुम्हारे घर में रहे तुम्हारे माँ बाप को संभाल रहे, तब भी तुमको समझ में नहीं आ रहा। वाह मंगल, हमें खुशी है कि आपने अपने लिए स्टैंड लिया और खुद की बात को बिना डरे सबके सामने कहा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या है ना कि टीवी सीरियल्स की कहानियां भी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होती हैं, और रियल लाइफ की तरह टीवी सीरियल्स में भी जो मेल्स हैं उनकी ईगो छोटी सी ही है। अब तारा और सम्राट को ही ले लीजिए। तारा को अभी तक सम्राट ने खूब गिल्टी फील कराया, उनको गिल्ट ट्रिप में डाला, लेकिन अब जब तारा ने फाइनली थक हार के डिवोर्स लेने का सोच लिया है तो सम्राट की मेल ईगो हर्ट हो गई है। वाह भाई
सम्राट ये आपका अच्छा है। जब जब आपका मन करता है आप तारा पर ना सवाल खड़े करते हैं, जब मन करता है उससे तलाक की बातें करते हैं, और आज जब आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है और तलाक की मांग तारा ने की है, तब आपका मेल ईगो जाग उठा है। क्यों एक पत्नी तलाक देने का फैसला नहीं कर सकती है? परिवार वालों के साथ साथ आपने भी तो तारा के चरित्र पर सवाल उठाए हैं। एक दिन पहले अपनी पत्नी तारा की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि आई लव यू तारा, और फिर अगले ही दिन उसके चरित्र पर सवाल उठा उसे दोषी ठहराते हैं। तब आप याद रखें। हाँ, पता नहीं उसे अचानक से क्या हो गया है। मैंने जो उस पर डॉक्टर की बात पे विश्वास कर लिया था कि वो प्रेग्नेंट है, और फाइनली पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो बस अब उसी के चक्कर में वो फ्रस्ट्रेट हो गई है, या पता नहीं सूरज उससे करवा रहा है या क्या हो रहा है। अब वो अड़ गई है कि हमें तलाक चाहिए, तलाक चाहिए, तलाक चाहिए, और सम्राट कह रहा है हमें दूंगा नहीं तलाक। तो अब देखते हैं कहाँ तक जाता है तलाक 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 खेलना। वो चीखती रही, चिल्लाती रही कि वो माँ नहीं बनने वाली है, लेकिन आपने क्या किया? आपने केवल उस पर शक किया, उसे एक कमरे में जानवरों की तरफ बांध दिया। जानवर से याद आया, ये देखिए आपके घर में भी एक जानवर आ गया है, और इसी जानवर के जरिए तारा ने तलाक के कागजात मंगवाए हैं। अब सम्राट को पछतावा हो रहा है, अपने किए पर वो शर्मिंदा है। तारा से देखिए वो कैसे मिन्नतें कर रहा है कि मुझे तलाक मत दो। और भी बहुत सी चीजें होंगी आगे जो तुम हमें समझाना हम समझ जाएंगे। समझे तलाक मत मांगो, हम हाथ जोड़ के भीख मांगते हैं तुमसे, हमें छोड़ के मत जाओ। उसे ऐसा लगता है कि मेरा हर बार का यही ड्रामा है, कि सम्राट हर बार यही करता है कि वो किसी और की बात में आ जाता है और तारा को बेइज्जत कर उसकी बेइज्जती करता है, उसे इज्जत नहीं देता वो। और सम्राट अपनी जगह सही है। ऑफ कोर्स अगर एक आदमी को पता लगेगा कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और उन दोनों के बीच में वैसे रिलेशन ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स कोई भी मर्द होगा जो अपनी बीवी से प्यार करता होगा तो पागल होगा ही ना। और जब वो बात प्रूव हो गई तो उसके बाद वो अब नॉर्मल हो गया, वो माफ़ी मांग रहा है, वो कोयले पे भी चल रहा है उसके लिए। अभी देखो रो भी रहा है, वो सब कर रहा है, लेकिन अब वो मान ही नहीं रही। तो ये लड़कियों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यार होते हैं लड़के ऐसे ही होते हैं कि ठीक है ना, अभी हमारे बीच में रिलेशन नहीं है और तो उसको पता लगे कि भाई आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी बीवी प्रेग्नेंट है तो पागल ही होगा ना वो, उसे तो नींद नहीं आएगी रात को। तो वैसे ही सम्राट का था। तो अब वो लड़की अलग एटीट्यूड में चल रही है कि नहीं हमें तलाक चाहिए, तुम हमारी बेइज्जती करते हो। तो देखते हैं सम्राट क्या करेगा। अब तारा ने फैसला ले लिया है, उसका फैसला तो फिलहाल कोई बदल नहीं सकता है। हाँ, अगर राइटर चाहे तो अपनी कहानी को अलग ट्रैक पर लेकर जा सकते हैं, और वैसे भी अब कहानी लीप की ओर बढ़ने वाली है। एक बार फिर से कहानी में लीप होगा। तारा तो वही रहेगी, केवल उसका पहनावा और रहने का ढंग बदल जाएगा। और बात करेंगे सम्राट की, तो सम्राट अपनी तारा के प्यार में बावला सा हो जाएगा, या फिर यूँ कहे देवदास बन जाएगा। देखो ना यार, अपनी गलती मान रहे, प्रायश्चित कर रहे हैं। समझाओ ना तारा को यार, हम तलाक नहीं देना चाहते, उसे नहीं दे सकते तलाक। समझा मान जाए, हम नहीं रह सकते उसके बगैर यार। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब घर के जो बड़े बच्चे होते हैं ना, उन पर अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उनके बाद के यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं घर के, वो उन्हीं को देखकर तो सीखते हैं। तो बड़ी बहन या बड़े भाई होने के नाते हमें अपनी हरकतों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अभी क्या है ना, उड़ने की आशा में सचिन और साइली के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। साइली ने तो एक एग्जाम्पल सेट करके ही रखा है, जिसको जूही ने तो बहुत अच्छे से सीखा है। बट व्हेन इट कम्स टू बाड़ू, वो अभी भी थोड़ा सा भटके हुए हैं और थोड़ा सा सही ट्रैक पर नहीं आ पा रहे हैं, जिसे लेकर सचिन काफी ज्यादा परेशान है।
साइली की मेहनत आज रंग ले आई है। इस छोटी सी उम्र में ही साइली पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। भाई बहन की पढ़ाई को उसने आगे रखा और खुद पीछे हट गई। माँ बाबा के साथ उसने अपनी छोटी सी फूलों की दुकान में बहुत मेहनत की। अब देखिए साइली की मेहनत रंग लाई है। जूही ग्रेजुएट हो गई है और जूही इसका पूरा श्रेय अपनी बहन साइली को दे रही है। अब जूही अपनी बहन का त्याग समझती है, इसीलिए वो अपनी डिग्री की पहली हकदार अपनी बहन को मानती है। आई पर्सनली फील कि अगर मैं जूही की आज बड़ी बहन हूँ, अगर मैं ही घर की बड़ी होती तो आई थिंक मैं मेरे पेरेंट्स को भी ये चीज़ पहनाती और करती। एंड दिस इज़ व्हाट द इमोशन इज़ ऑल अबाउट कि माँ बाप के कारण या हमारे जो भाई बहन होते हैं या बेसिकली फैमिली, आई विल से फैमिली कम फर्स्ट। तो जूही ने इतना स्ट्रगल किया, इतना पढ़ाई किया, बट वो वहाँ तक तभी पहुँच पाई जब साइली ने इतना स्ट्रगल किया, अपने आप की प्रायोरिटीज़ क्लियर रखी कि वो खुद की पढ़ाई छोड़कर जूही को पढ़ाना चाहा, बाड़ू को पढ़ाना चाहा। सो समवेयर जूही इज़ लाइक कि एट द एंड ऑफ द डे आज ये डिग्री भले मेरे पास आई है बट इट्स बिकॉज ऑफ यू साइली। एंड वो सबके सामने मुझे अपने आप से फैसिलिटेट करती है कि ये तो मेरी दी के लिए है। सचिन भी साइली को देखकर खुश हो रहा है। अब सचिन और साइली की सबसे खास बात ये है कि दोनों ही एक दूसरे की खुशी को अपना समझते हैं। शायद यही वजह है कि इनका रिश्ता अभी तक बरकरार है। वहीं अब बात करेंगे इस साइली के भाई की, जिसका ध्यान पढ़ाई लिखाई पर नहीं है बल्कि दोस्तों के साथ वो आवारागर्दी करता है। यही बात सचिन को पसंद नहीं है और सचिन ने बाड़ू को ताना भी मार दिया। अब बाड़ू का कहना है कि मेरे जीजाजी हमेशा मुझे बातें सुनाते रहते हैं। हाँ, क्योंकि सचिन एग्जाम्पल दे रहा है कि एक ये और एक ये, एक घर में दो नमूने, तो मतलब दूसरे भी जिम्मेदारी समझ ले तो बहुत अच्छी बात होगी। तो सचिन अपने सार्केज़म में ताना मार देता है उसको। तो देखते हैं अभी आगे ये वाला ट्रैक कैसे निकलता है और इससे कैसे सचिन और साइली और इंस्पायर होते हैं लाइफ। खुशी बराबर है बट जेलस नहीं है। ऐसा है कि मुझे लोग ताना मार रहे हैं लोग कि तू गुंडागर्दी में और इन सब में, चिट्टी के साथ दोस्ती में तू गलत ट्रैक पे जा रहा है, और वहीं तेरी बहन वो इतने अच्छे ट्रैक पे जा रही है, ग्रेजुएट हो गई, अच्छे नंबरों से पास हो गई, टॉप की है। तो वो इसलिए वो लोग जब मुझे बोल रहे हैं कि इससे सीख और वो कर, तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है और मैं तानों से परेशान हो गया हूँ। ये सीन है। आप कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं, समझ सकते हो ना सही क्या है गलत क्या है। और सचिन जैसा इंसान आपको कभी भी गलत शिक्षा नहीं देगा, उसने हमेशा आपको सही रास्ता दिखाया है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि अपने जीजा और दीदी की कद्र करो और आवारा दोस्तों का साथ छोड़ दो, फिर देखना आपकी तारीफ करने वाला सबसे पहला इंसान कोई और नहीं बल्कि सचिन ही होगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सोनी टीवी पर शुरू होने वाला है एक नया शो आमी डाकिनी, विच लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे। शीन दास हैं इसमें, हितेश भारद्वाज नजर आने वाले हैं। अब इनका लुक कैसा होने वाला है और इनके कैरेक्टर्स कैसे होने वाले हैं, इसका एक छोटा सा फोटो शूट हुआ है, जरा एक नजर डालिए। डाकिनी यानी कि डायन कोई पहले से ही नहीं होता है, उसके साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी जरूर होती है जिसके चलते वो डाकिनी बनने को मजबूर हो जाती है। अब जब सीरियल का टाइटल ही हो आमी डाकिनी, तो हमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इस सीरियल का पूरा सार ही आप समझ जाएंगे कि कहानी है एक डायन की, जो अपने प्यार के साथ शादी के बंधन में बंधती है, लेकिन उसका प्यार अधूरा रह जाता है। डाकिनी और आपका कुछ तो पुराना कनेक्शन है। वो हुस्न भी है, राजसा है, आप आ गए। और मौत भी। जिसे अभी आप डाकिनी कह रही हैं, उसका नाम पहले मधुमती हुआ करता था। मधुमती का प्यार अधूरा रह गया, जिसके चलते अब वो डाकिनी बन गई है। उसका प्यार यानी कि अयान उसका पुनर्जन्म हो गया है। पुनर्जन्म डाकिनी का नहीं हुआ है। ये मधुमती की डेथ के बाद भी वो वेट कर रही है अपने हस्बैंड का। शादी का दिन उसको लास्ट जो है वो याद है। वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही है और उससे वो इतना ज़्यादा प्यार करती है कि वो उसे पाके रहेगी। मतलब अब ये जन्म तो उसका ख़त्म हो गया, लेकिन स्टिल वो भटक रही है ताकि उसको उसका प्यार मिल जाए। तो उसका फिर से जब पति बर्थ लेता है और बड़ा होता है, तब तक वो वेट करती है उसका, और वो पाकर ही उसको मोक्ष मिलेगा, उसको छुटकारा मिलेगा। अयान की जिंदगी में अब मीरा आ गई है। अपने प्यार को पाने के लिए डाकिनी हर किसी को परेशान करती है। कुछ ऐसी ही कहानी लेकर आगे बढ़ेगा सोनी टीवी का ये नया सीरियल आमी डाकिनी। प्यार तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। प्यार है तो सब है ना। और मधुमती के लिए, ये डाकिनी के लिए प्यार उससे भी एक स्टेप आगे है। यानी प्यार जुनून है उसके लिए। जो अधूरा प्यार होता है ना, बोलते हैं वो सबसे खूबसूरत होता है, और कभी कभी डरावना भी होता है। और कैसे होता है, क्यों होता है डरावना, ये आप देख लीजिए कि किस तरीके का जुनून है इस मधुमती पे, इस डाकिनी पे सवार, कि अपने प्यार के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए क्या क्या हदें पार करती है। अब सीरियल के प्रमोशन के लिए इस सबसे अहम हिस्सा होता है किरदारों को लेकर आगे बढ़ना। हर किरदार का एक अपना नया लुक होता है, उसका फोटो शूट करवाना, ताकि आप हर शहर में अपने सीरियल का प्रचार कर सके। जरा देखिए ना डाकिनी को। शीन दास निभा रही हैं डाकिनी का किरदार। इस रोल को शीन दास बहुत ही खूबसूरत तरीके से निभा रही हैं। अभी फोटो शूट ही चालू था। अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। शुरुआत है और बहुत ही खूबसूरत शुरुआत है। एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। ऐसा किरदार मैंने कभी किया नहीं है, तो मेरे लिए तो ये मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। व्यूअर्स के लिए मैं क्या बोलूँ, ये मतलब आप कॉन्सेप्ट ही देख लीजिए। कॉन्सेप्ट देखकर ही आपको समझ में आएगा कि ये कितना इंटरेस्टिंग शो है। बहुत ही जल्द प्रोमो रिलीज़ होने वाला है, जो नया प्रोमो है, और देखिए और बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये शो। ये एक हॉरर शो है जो कि सोनी पे बहुत जल्द आने वाला है 8 बजे। वहीं हितेश और रांची की बात करें तो इन दोनों के लिए भी ये कॉन्सेप्ट एकदम नया है। ये भी कोशिश कर रही हैं ताकि सीरियल दर्शकों के दिल में अपनी एक अलग जगह बना सके। डाकनी हम सबके पीछे है। सिर्फ मेरे पीछे नहीं है, डाकनी हम सबके पीछे है, और डाकनी का हमारे पीछे होना आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। तभी शो का नाम है आमी डाकिनी। सो आई एम श्योर कि ये एक डिफरेंट वाइब आपको देने वाला है, और इसकी बैक स्टोरी बहुत बहुत मज़ेदार है। दिस कैरेक्टर इट्स वेरी रिफ्रेशिंग फॉर मी बिकॉज काफ़ी कुछ करने के लिए काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हैं। सो या आई एम लविंग माई कैरेक्टर, और ये काफ़ी डिफरेंट है। रांची के लिए बहुत डिफरेंट है, और आई थिंक ऑडियंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा, एंड आई एम श्योर सब लोग बहुत इंजॉय करेंगे। जब भी नया सीरियल आता है तो एक्साइटमेंट बढ़ ही जाती है। आमी डाकिनी के लिए भी हम तो बहुत एक्साइटेड हैं। क्या ये सीरियल अभी तक के जितने भी सीरियल्स आए हैं उन सब से ज्यादा डरावना है, ये हम जरूर देखना चाहेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इनएक्ट तो
एक्ट्रेसेस को जब हम पर्दे पर देखते हैं और उनके किरदारों में विश्वास करते हैं, उनकी कहानियों पर विश्वास करते हैं, तो वो तो अच्छा लगता ही है। बट व्हेन इट कम्स टू देयर रियल लाइफ, असल जिंदगी में वो क्या है, जब हम उसमें झांकते हैं, दैट इज समथिंग एल्स। सीरियल सरू की बात करूँ तो मोहक मटकर यानी कि सरू, उनके साथ हमने किया एक डे आउट, और उस डे आउट में उन्होंने क्या क्या किया, हमें पूरा वक्त दिया, क्या क्या मस्ती की, जरा एक नजर डालिए। तो यहाँ हम आए हैं दादर। ये जो पर्टिकुलर गार्डन है इसे कहते हैं नारड़ी बाग, जो कि आप देख सकते हैं जैसा कि पीछे बहुत बड़ा प्यारा सा समंदर है और वहाँ से सीलिंग दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा लोकेशन है ये। तो मैं हमेशा सुबह उठ के रियाज़ करती हूँ, तो कभी कभार मुझे यहाँ आके प्रैक्टिस करने में बहुत अच्छा लगता है। एनवायरनमेंट में लोगों के साथ, बच्चे खेल रहे होते हैं, लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं, जॉग कर रहे होते हैं, तो उनके साथ मुझे बहुत एनर्जेटिक फील हो। तो कथक में सबसे खास होते हैं तत्कार। तत्कार यानी कि फुटवर्क्स, मतलब आपको टैप मारना होता है। जो लय होती है, जो ताल चल रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग फुटवर्क करना होता है, अलग अलग बंदिशें होती है उसके भी। तो वो अच्छे से सुनाई दे उसके लिए हम घुंघरू पहनते हैं। और कथक का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है तत्कार। तो अभी आप देखिए कि इतने वज़न के साथ, ये लगभग 75 या 150, अभी याद नहीं मुझे, उतने घुंघरू हैं, तो उसका वज़न भी बहुत होता है। ये घुंघरू सही से पहनना भी इतना मुश्किल है, इतने साल से मैं कर रही हूँ, फिर भी वो कभी एकदम सही नहीं बनते हैं। नाचते नाचते कभी नीचे आ जाते हैं, स्लिप होते हैं बहुत पसीने के बाद, उसे भी बहुत अच्छी तरह से बांधना पड़ता है। तो शुरुआत थोड़ी तत्काल, पहले तो नमस्कार करती हूँ मैं। पहले थोड़ा फुटवर्क करेंगे ताकि वार्म अप हो जाए। तो अभी मैं कर रही हूँ परण जुड़ी आमद। तो परण जो है, पखवाज एक वाद्य है जिसे पक्षवाद भी कहते हैं, 2 साइड से बजता है। तो उस वाद्य के जो बोल होते हैं उसे परण कहते हैं। और आमद में मतलब एंट्री करते हैं डांस करते वक्त, तो परण के बोलों की आमद, ठीक है। तो पहले मैंने खरज लगाया, जो कि बहुत बेस वाले नोट्स होते हैं, एकदम जहाँ पे आप ह्यूमनली आपकी स्ट्रेंथ जहाँ तक आप नीचे जा सकते हो, वो सारे स्वर आप सुबह लगाइए। तो फिर आपका ना थ्रोट और वॉइस थोड़ा ओपन हो जाता है। और जितना आप नीचे के स्वरों का मतलब बेस वाले सुरों का रियाज़ करोगे, उतना आपके ऊपर के नोट्स, हाई नोट्स भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो सुबह का रियाज़, स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त का रियाज़ जो होता है, वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है।
ये जो मैं बचपन से मेहनत कर रही हूँ उसके जो फल मुझे मिले हैं, बहुत सारे ट्रॉफीज़ और बहुत सारे अवार्ड्स, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो राजस्थानी उसको डिशेस पसंद है, दाल बाटी चूरमा वो सब। अभी सरू का तो पता नहीं, बट मोहक को पानीपुरी और चाट बहुत पसंद है। तो ये जो हमारे पानीपुरी वाले भैया हैं ये बहुत अच्छी बढ़िया पानीपुरी बनाते हैं। मैं बचपन से इनके पास आती हूँ। और जूस तो मैं पीती नहीं हूँ, बट मिल्क शेक मुझे बहुत पसंद है। इनका सीताफल मिल्क शेक इतना प्यारा होता है, इतना बढ़िया होता है कि मैं हमेशा आती हूँ तो सीताफल मिल्क शेक तो पी ही लेती हूँ। तो चलिए अभी हम पानीपुरी खाते हैं। पानीपुरी का सबसे बढ़िया पार्ट होता है कि एक दो पानीपुरी के बाद, तीसरी पानीपुरी के बाद जो हिचकी लगती है ना, और हिचकियों में खाने का जो मज़ा है वो मुझे बहुत पसंद आता है। इसलिए मैं एकदम तीखी पानीपुरी बनवाती हूँ। एक्चुअली मीडियम थोड़ा सा मीठा डालती हूँ, बट मुझे सबसे ज़्यादा इंजॉयमेंट वाला फैक्टर वो लगता है कि वो हिचकी आती है और उसमें भी हम खाते रहते हैं। मसाला पूरी भैया मुझे एक्स्ट्रा देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले खाई थी, अभी एक और खा रही हूँ। ये अभी मेरे डैड का ऑफिस है। यहाँ पर मैंने एक ट्रॉफीज़ का और मेरे सारे अवार्ड्स का कॉर्नर सेटअप किया है। ये मुझे सारे बचपन में सिंगिंग में मिले हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रॉफीज़। फिर मेरी जो गुरुमा है वो मुझे बहुत अलग अलग शोज़ में लेके जाती थी। वहाँ पे हम परफॉर्म करते थे, बहुत अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में जाते थे। बहुत एक्चुअली बड़े बड़े शोज़, हम 5 स्टार होटल्स में भी बहुत सारे शोज़ करते थे, बहुत अच्छे लोगों के सामने महफिलें में करती थी। एक डेढ़ घंटा का मैं एक राग पेश करती थी, उसके साथ नाट्य संगीत, ऐसा मैं सोलो महफिल भी करती थी। हाफ सरू है, अभी तक हेयर मेकअप नहीं हुआ है, पर मोहक के कॉस्ट्यूम से, मोहक के कपड़ों से निकलकर हम आए हैं सरू के आउटफिट में। तो देखिए कितना प्यारा है, बढ़िया दुपट्टा है, अच्छा सा ब्लाउज है, एकदम टिपिकल राजस्थानी है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। ये रिबन है, बेसिकली गांव में लड़कियां रिबन लगाती है। इनफैक्ट मोहक भी उसके स्कूल के टाइम पे रिबन्स लगाती थी। तो ये कॉलेज की जो और स्कूल की जो आदत है वो उसकी अभी तक बनी रही है। उसको ऐसा लगता है कि जब पढ़ाई के लिए जाएंगे तो एकदम बाल सब अच्छे से एकदम टिप टाप कपड़े पहन के ही जाना चाहिए, क्योंकि हम विद्या की पूजा करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए मन प्रसन्न होना चाहिए और अच्छे से कॉन्सेंट्रेट हो, इसलिए वो एकदम साफ़ सुथरा लुक अच्छे से जाती है, अच्छे से खुद को प्रेजेंट करती है। जैसा कि आपने देखा, आज सुबह उठ के मैं तैयार हुई, फिर पार्क में जाके रियाज़ किया, गाना गाया, कथक किया और बहुत मज़ा आया। उसके बाद हमने पानी पूरी खाई और कुछ बातें की, ट्रॉफीज़ देखी, फिश देखे और आई होप आप सभी ने बहुत इन्जॉय किया होगा और मैंने भी आज का डे आउट बहुत ज़्यादा इन्जॉय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। तो चलिए फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में होकर सवार चलते हैं सीरियल अनुपमा के सेट पर, जहां देखिए अनुपमा पर है काम का प्रेशर। अब इस प्रेशर की वजह से वो निकल पड़ी है काम को ढूंढने के लिए और ऐसे में उसके साथ जो हादसे हुए थे उसे वो सब याद आ रहे थे। अब जिस नृत्य से उसने नाता तोड़ दिया था वही उसे वापस पुकार रहा है और कहीं ना कहीं यही कड़ी होगी उसकी और राही के बीच वापस से दूरियां कम करने की।
वैसे मुश्किलें तो राही की भी कम नहीं है, क्योंकि राही के सामने भी डांस एकेडमी खोलने का प्रेशर है, क्योंकि राही के सामने उसकी बहन माही है जो नहीं चाहती है कि राही का डांस एकेडमी खुले। ऐसे में जिस गुरुजी को वो अपने डांस एकेडमी के लिए चुनेगी, उनका नाता भी अनुपमा से होगा और शायद कहानी ऐसे ही आगे बढ़ेगी। भाव भंगिमा में 10 में से 9, अभिव्यक्ति में 10 में से 10 और आकर्षण में 10 में से 8। अरे इतने ज्यादा अंक तो मैंने आज तक किसी को नहीं दिए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का। अब मायरा को ट्रॉफी मिल गई है, जीत उसकी हुई है और इसमें उसकी माँ यानी कि अबीरा उसके साथ थी। अब ये सब कुछ अरमान देख लेता है, जिसके बाद से उसकी इनसिक्योरिटीज और बढ़ जाती हैं। उसे लगता है कि कहीं अबीरा उसकी बेटी को उससे दूर ना कर दे, इसीलिए वो फौरन वहां से रवाना होने का फैसला लेता है। मगर कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब दादी सा अरमान और पुकी को एक साथ देख लेंगी और फिर शायद ऐसा हो सकता है कि अबीरा को भी ये बात पता चल जाए। क्या लेकर आता हूँ? पापा वेट, मुझे आपको कुछ देना है, पहले आप मेरी हाइट के बन जाओ। हैप्पी फादर्स डे। दादी सा, वो दोनों मिल गए। कौन? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में का सेट। अब नील लिटिल पूकी यानी कि सई का पापा बनना चाहता है, क्योंकि उसे सई का साथ बहुत ही अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं वो इस बात को समझता है कि किसी अपने को खोना कैसा होता है, इसीलिए देखिए वो कैसे अस्पताल पहुंच गया है। तब जब उसे ये पता चला कि सवी और भाग्यश्री अस्पताल गए हुए हैं, अब ऐसे में वो उनसे बॉन्डिंग बनाना चाहता है और उसे मौका मिल जाता है पूकी से मिलने के लिए। वैसे आगे आप ये भी देखेंगे कि कैसे फादर्स डे को सेलिब्रेट करने में नील एक कदम आगे रहकर सई के साथ फादर्स डे मनाएगा, जिसमें उसने सभी को भी शामिल कर लिया है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मेरी भव्य लाइफ का। अब देखिए ना, अगर बेटा शादी के मंडप से भाग जाए तो जाहिर सी बात है कि सदमा लगना तो लाजमी है। फिलहाल रिशांक के पिता को जोरदार झटका लगा है, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है। अब फिलहाल तो वो बेहोश हुए हैं, मगर ऐसा लग रहा है कि जल्द ही एक बड़ा संकट आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ये सच भव्या के सामने आ जाएगा कि रिशांक उससे सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से शादी कर रहा था और असल में वो भव्या से बिल्कुल प्यार नहीं करता और जो भी कुछ अब तक चल रहा था वो सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से था, जिसके बाद अब भव्या काफी टूट गई है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं का सेट। अब देखिए बहुत ही जल्दी ऋषभ और भाग्यश्री के तार जुड़ने वाले हैं। वो बात अलग है कि ये तार अनजाने में जुड़ेंगे। वैसे भाग्यश्री पर प्रेशर है कि वो शादी कर ले, जिसके लिए वो एक लड़के से मिलने भी गई थी। अब ऐसे में उसकी मुलाकात ऋषभ से हो जाती है और वो उस लड़के से नहीं मिल पाती है जिससे उसे शादी के लिए बात करने जाना था। अब ऐसे में भाग्यश्री को अपनी वैल्यू समझ में आएगी और शायद ऐसे ही तो कहानी आगे बढ़ेगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल वसुधा का। अब देखिए एक बार फिर करिश्मा की वापसी होने वाली है। अब आप तो जानते ही हैं कि फिलहाल मेघा किसी भी हाल में देव से शादी करना चाहती है। इसके लिए वो वसुधा को बार बार परेशान कर रही है। इस बार वो वसुधा को निशाना बनाते हुए एक लेटर भेजती है, जिसे देखकर वसुधा को जलन हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा की वापसी होने वाली है, वो भी भेस बदलकर कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है, ये वाकई में देखना इंटरेस्टिंग होगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।